नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक केंद्रीय मंत्री नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते सामने आ रहा हूं। और आज के दिन हमारे मंत्रिमंडल में जो मेरे साथी हैं वो अलग अलग स्थान पे जाके जो 2026-27 का बजट है उस पे भाई साहब देखिए, ये बजट मेकिंग जो होती है, आप तो सब सीनियर पत्रकार हो, ये एक तरीके से एनुअल एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपना रेवेन्यू साइड देखते हैं कि कितना आपकी आमदनी है और उसमें एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। पर मैं ये पॉइंट सिर्फ शुरू में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए करना चाह रहा हूं। 2013-14 में जब हमारी सरकार, तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला। 2013-14 में 14 लाख करोड़ बजट एस्टिमेट था। 2026-27 में बजट एस्टिमेट जो है 190% करीब बढ़ा है और इस समय 41,25,494 करोड़, मतलब इसकी इंक्रीज जो है 187% इंक्रीज है। पर 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? हम विश्व भर में अगर आप बाकी देशों को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था उस समय $2 ट्रिलियन की थी और हम विश्व भर में 11वें स्थान पे थे। 2014 से लेके 2026 तक हम वो 11वें स्थान से लेके आज चौथे स्थान तक पहुंच गए हैं। इन अदर वर्ड्स, हमारी जीडीपी जो है डबल हो गया है। $2 ट्रिलियन जीडीपी था हमारा 2014 में, आज $4.3 ट्रिलियन है। एंड वी आर द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर आप असेसमेंट को माने तो 2027 से पहले, मतलब अगले साल, हम विश्व भर में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ये जो बजट है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनका टाइम 13th एग्जीक्यूटिव विजिट बजट है और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला बहन, उनका 9th कंसेक्यूटिव बजट है। ये बजट सिर्फ नॉर्मल बजट नहीं है, ये मैं समझता हूं इस बजट में और बड़ी विशेषता है। ये भारत को चौथे से तीसरे स्थान पे ग्लोबल अर्थव्यवस्था की डायरेक्शन में ले जाने वाले और आगे 2047 में भारत को विकसित देश बनाने में उस किस्म का बजट है। देखिए, आपने 3 एरियाज बताए। मेट्रो का मैं आपको बता दूं। देखो, मांग करनी मेट्रो की सही है। अगर मैं कहीं रहता, ये मेट्रो बहुत एक हाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है और उसकी सफलता के लिए आपके पास राइडरशिप बहुत जरूरी है। जैसे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला तो देश में कोई 200 किलोमीटर के करीब मेट्रो सिस्टम था, 200 किलोमीटर। और वो 200 किलोमीटर भी क्यों था? क्योंकि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये मेट्रो सिस्टम तब शुरू किया गया। आज केवल 1033 किलोमीटर शहर है ऑलरेडी कंट्री में, 26-27 शहरों में है। बहुत शहरों से प्रपोजल आते हैं, पर हमने अक्सर ये देखा है क्योंकि मेट्रो के लिए एक्सटर्नल फंडिंग की भी जरूरत होती है। अभी कुछ स्टेट्स ने, हमारे कुछ राज्य हैं, उन्होंने अपनी फंडिंग के साथ कोशिश की, वो चला नहीं। बजट प्लानिंग में बेसिक फिगर जो होती है ना, वो अपने आप में कहानी बताती है। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एस्टिमेट
187% इंक्रीज हुआ है 2014 से आज तक, वो भी कहानी है। कैपेक्स आपका 433% इंक्रीज हुआ। कैपेक्स मैंने इसलिए बताया और उसमें मैंने कम समय दिया क्योंकि कैपेक्स एक श्योर इंडिकेटर है। जैसे मेरे विभाग में पेट्रोलियम नेचुरल गैस में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है तो आप मान के चलिए इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अगर कहीं ऊर्जा की जो किस अलग अलग किस्म की हो सकती है, लेकिन पहले क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल, अब हम एथेनॉल करते हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर नेचुरल गैस। अगर एनर्जी ओवरऑल बढ़ रहा है इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब इंक्रीज करते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, घट जाती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम पिछले कई वर्षों से आपने 10 साल छोड़ते जो जब से एनडीए गवर्नमेंट इससे पहले हम बहुत आयात करते हैं तेल का, हमारी आत्मनिर्भर नहीं हम बन पा रहे हैं और हमें इसमें काफी हमारा विदेशी मुद्रा भी जाती है, महंगाई अकाउंट चलती रहती है, इकोनॉमी बिगड़ जाती है। आपकी गवर्नमेंट को लगभग 10 से ऊपर 12-13 वर्ष हो गए हैं, हम कितना आत्मनिर्भर बढ़े हैं क्रूड ऑयल में, जो हमको हमारा जो बाहर से हम 60-70% खरीदे तो कितनी कमी आई है? बहुत ही शानदार आपने प्रश्न पूछा। और जैसे वो कहते हैं ना, अगर स्टूडेंट किसी परीक्षा में जाता है और तैयारी करके जाता है तो वो प्रार्थना करता है यार मेरे अपने सिलेबस का क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय हमारी जो यूटिलाइजेशन है, मुझे जून में शायद या जुलाई में 5 वर्ष हो जाएंगे इस मंत्रालय से जुड़ा। जब मैं इस मंत्रालय में इसके साथ जुड़ा था उस समय हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी और हम बढ़ रहे थे आगे। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल पर डे हम क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। 5 साल में वो 5 मिलियन से बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं आज 5.6 मिलियन बैरल पे। बहुत होते हैं 6.6 मिलियन का मतलब 6 लाख बैरल बढ़ गया दिन या हर दिन का रोज। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इस समय 260 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ के 260 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के कुछ ही सालों में, क्योंकि बड़ी बड़ी रिफाइनरी लग रही है, 320 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तक पहुंच जाएगी। और लग रहा है हम 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की और भी जा सकते हैं और बहुत हुआ तो 450। आज से 5-10 वर्ष बाद जब ग्लोबल एनर्जी सिचुएशन होगी तो दुनिया में 3-4 रिफाइनिंग हब होंगे जिसमें से भारत एक होगा। ये छोटी छोटी जो टी पॉट रिफाइनरीज ये चलेंगे नहीं। अभी भी लोग कहते हैं हम रिफाइनरी खोलना चाहते हैं। मैं हमेशा तो मैं अपने मुंह से मैंने कहा देख लो कितना लगता है एक रिफाइनरी अच्छी 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की रिफाइनरी बनाने में 80,000 करोड़ तक लग सकता है अगर इंटीग्रेटेड है पेटकेम भी बनाना। हमारी पेटकेम की जो कंजम्पशन है हमारी पेट्रोल की ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा, पेटकेम की 1/3 है। तो हमारे पास बहुत काम है। आने वाले समय में हमारी डेली ऑयल कंजम्पशन यहां से चढ़ के मैं समझता हूं 7 मिलियन बैरल पर डे तक जाएगी। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।